नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज हम 2018 का पेपर करेंगे। सी सेट का ये पेपर है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सीधे। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो। ठीक है। आओ आगे। तो वही बात है कि सबसे पहले अपने को पैसेज में वही चीज़ ध्यान रखने की, एक्सट्रीम को स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया है। कोई चीज़ ऐसी जो मेंशन नहीं है वो क्वेश्चन में डाली गई हो तो क्वेश्चन में उस चीज़ को गलत कर देना है। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या है कि विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब के लगभग थी और आज यह कितनी होगी, 7.2 अरब के आसपास है और बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि पर किए गए हाल ही के आकलनों से यह पूर्वानुमान होता है कि विश्व की जनसंख्या 2050 के आसपास 9.6 अरब और 2100 में 10.9 यानी लगभग 11 अरब के आसपास हो जाएगी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सदृश जहां केवल 3 से 4% जनसंख्या ही कृषि में लगी हुई है, भारत की लगभग 47% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है या उसमें निर्भर है। यदि भारतीय सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे और विनिर्माण क्षेत्र जो तेजी से बढ़ता रहे यदि भारत में, तो यह संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा तो भारत की 42% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों पर निर्भर होगी। ठीक है। तो अगर वो विनिर्माण क्षेत्र भारत और सेवा क्षेत्र में अगर बढ़िया काम करता है तो 2030 तक जब भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा, तब भारत की जो कृषि पर जो निर्भरता है, ऐसे लोगों की संख्या कुल 42% होगी जो अभी वर्तमान में लगभग 47% है। तो पूछ रखिए सबसे तार्किक और तर्कसंगत इन्फेरेंस क्या है। कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है। भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के कठोर उपाय पॉपुलेशन कंट्रोल की तो पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं कही है, मतलब नोट मेंशन है, इसको गलत करो। भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के अन्य व्यवसायों को अवश्य को अपना लेना चाहिए। नहीं, लाइक कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसायों को अपनाना है नहीं अपनाना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे नोट मेंशन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सर्वाधिक तार्किक पूछा है, सर्वाधिक तर्कसंगत पूछा है। ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर है। इस पूरे पैसेज में ये कहा गया है कि भारतीय जो जनसंख्या है उसमें से 47% जनसंख्या वो कृषि पे ऊपर निर्भर है। ठीक है। और ये कम भी हो जाएगी 2030 के बाद या उसके आसपास तक। ठीक है। तो कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि कृषि पे इसकी निर्भरता ज्यादा है। फिर अगर आप देखोगे तो कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। अगर इसको अंग्रेजी में देखेंगे अगर हम लोग, तो प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रही है कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है वो कृषि पर निर्भर करता है, लगभग 50%, अगर आधे वर्ग की अगर बात की जाए। तो ये हमारे यहाँ पर ये लाइक इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र की जो समृद्धता वो भारत के लिए क्रांतिक महत्व की। ठीक है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंस, मैंने क्या कहा था कि लिंक से हट करके ज्यादा डाइवर्सिफाई, बहुत लाइक जिसमें ज्यादा डायमेंशन हो, ऐसा आंसर हमारा जाएगा। और धीरे धीरे ये टफ भी हो रहा है। 2023 तक आते आते इन्फ्लुएंस जब जहां भी लिखा होगा और उसको आंसर जाएगा वो और ही टफ हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। फिर आइए आगे, खाद्य जात बीमारी उत्पन्न करने से बहुत सारे रोगाणुओं के विषय में जानकारी नहीं है। खाद्य संक्रमण खेतों से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है, सही बात है। किंतु फूड चूंकि फूड पॉइजनिंग की अनेक घटनाएं अप्रतिवेदित रह जाती है, वैश्विक फूड जात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। तथापि खाद्य उत्पादन में तीव्र वैश्वीकरण से खाद्य को नियंत्रित करना और अनुरेखित करना कठिनतर होने के कारण उपभोक्ता की भेद्यता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ के एक अधिकारी का कथन की यह है कि विश्व हमारी प्लेट पर है। ठीक है। बताओ कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। ठीक है। अब देखो आगे, वही है कि सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कैलोरी क्या है, तो वो थोड़ा सा टफ ही रहेगा इसमें भी मामला। चलो देखते हैं। खाद्य के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक होते हैं। ठीक है, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन कह रहा है कि समस्त खाद्यजात बीमारियों का उद्गम फूड प्रोसेसिंग है। तो फ्रूट लाइक फूड प्रोसेसिंग की तो यहाँ पे कहीं बात ही नहीं कर रहा ना। फूड प्रोसेसिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे इस तरह की कि फूड प्रोसेसिंग की वजह से ये बीमारियां आ रही है। नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, नोट मेंशन। हमें केवल स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं कहा गया। वैश्विक पटल की यहाँ पे बार बार बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है। और खाद्य उत्पादन में वैश्वीकरण में कटौती लानी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण अपने आप में एक अच्छी चीज है, तो इसे कम करना अपने आप में एक नेगेटिव चीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और ऐसी कटौती लाने की, कमी लाने की पूरे पेशे में तो कहीं भी बात नहीं की गई, सिर्फ फूड के आसपास ही बात घूम रही है। और खाने के जितना ज्यादा विकल्प अधिक होंगे, जोखिम भी उतने ज्यादा ही अधिक होंगे, तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि लाइक कह रहा ना कि बहुत से रोगाणुओं की तो हमें जानकारी भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फूड पॉइजनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। देन ठीक है। और विश्व हमारी लाइक डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने क्या कहा कि विश्व हमारी प्लेट पर है, तो ऑब्वियस ये बात है जितनी ज्यादा डाइवर्सिफाई होगी, लाइक हमारे पास विकल्प ज्यादा होंगे, उतने ही लाइक क्या हो, जोखिम ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, संभावना जता रहा है, सकारात्मक स्टेटमेंट मान करके इसको सही करो। ठीक है, फिर आगे आओ कि मैं वैज्ञानिक हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता। जैसे कि कुछ भी न होने के स्थान पर कुछ क्यों है। लाइक कुछ नहीं है, बट कुछ नहीं भी तो अपने आप में कुछ है ना वहां पे, है ना। जैसे कोई कहे कि मैं आस्तिक हूँ, कोई कहे कि मैं नास्तिक हूँ, कोई कहे कि न मैं आस्तिक हूँ, मैं ना नास्तिक हूँ। तो इसका मतलब आप कुछ तो है, फिर आप कुछ तो तीसरी चीज है ना। तो इस तरह से ये इस लाइन का मतलब है ये। फिर कह रहा है कि हम यहाँ क्यों है, उन दायरों में मैंने पाया कि आस्था अनेक उत्तरों के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। और मैं इसको विषम रूप से काला दोष युक्त मानता हूं कि आज की संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत है। ठीक है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत है, ऐसे यहाँ पे ये कोई छिटपुट सी संभावना यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो ठीक है, इसको अब आगे अपन देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। यह विज्ञान न होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्याओं को सुलझा सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विज्ञान और आस्था में आप आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरों को समझ लिया जाए। कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न जिनका उत्तर विज्ञान और आस्था किसी से नहीं दे सकते। पहली बात तो नॉट मेंशन है, दूसरी बात एक्सट्रीम है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि जो आप नहीं दे सकते या ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। नहीं भाई, लास्ट वाली बात तो यही कह रही है। आज के मामले में तो ये माना जा रहा है कि ना वैज्ञानिक विचार संगत है और ना आध्यात्मिक विचार संगत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, रिवर्स दे दिया इन्होंने, गलत हो जाएगा। यह विज्ञान न होकर आस्था जो अंततः मानव की सभी समस्याओं को ओल, ठीक है, एक्सट्रीम, ये भी गलत है, बच गया आपका कौन सा, बी। तो ये यहाँ पे लाइक ये भी कह रहा है कि सकते हैं, तो यानी कि संभावना जता रहा है सकारात्मकता के साथ। तो विज्ञान और आस्था आपस में संपर्क हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरे को समझ लिया जाए, तो ऐसे यहाँ पे एक संभावना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, मोर देन पॉजिटिव स्टेटमेंट को अपन ने फाइंड आउट करना है एंड गो थ्रू विद इट वाला मामला है। ठीक है, इसमें इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी जो है वो आंसर सही चला जाएगा। फिर अगर आगे बात करें, यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को त्याग दिया और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वतः उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उन्हें बाधित करती है, रोकती है और उसके लिए लोगों को विभाजित करती है, उनमें से असंख्य अधिक संख्या लोगों का दमन करती है, शरीर और आत्मा के विकास के लिए स्वतंत्र विकास को रोकती है। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूं कि फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना अच्छी बात नहीं चाहता। मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है, और जो हमारी रही है और है भी, और मैं सचेत हूं कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूं जो इतिहास के उषा काल के भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबंधित है। ठीक है, ये लेखक ने शुरू में ये बात की है कि भाई जो लाइक रूढ़िवादी जो चीजें हैं उसको खत्म करना चाहिए। फिर भी वो ये भी कहता है कि क्योंकि मैं भारत का एक हिस्सा रहा हूँ, ये अतीत रहा है मेरा, तो पूरी तरह से भी मैं लाइक इस चीज के लिए सचेत हूँ। और कहीं ना कहीं ये आ, मेरे मेरी मेरी विरासत का हिस्सा है। ठीक है, और मुझे इस पे गर्व भी है। लेखक चाहता है कि भारत को अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करे क्योंकि वह भूतकाल के औचित्य को समझ नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर गर्व किया जा सकते है, ऐसा तो नोट मेंशन है, गर्व तो कर ही रहा है। वे भारत के इतिहास में रुचि नहीं, रुचि क्यों नहीं है, इतिहास पर गर्व है, सॉरी विरासत पे गर्व है उनको। ठीक है, और लाइक इतिहास के उषा काल से वो विश्व स्मरणीय तरीके से वो संबंध भी है। वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। ठीक है,
ये बात यहाँ पर सही कह रहा है। ये यहाँ पे क्या है कि लाइक बहुत डायमेंशन वाला, और दूसरी बात में क्लियरली लिखा नहीं गया, बट सबसे सकारात्मक स्टेटमेंट यही है, क्योंकि वह भूतकाल के औचित्य को समझ नहीं पा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं पाता तो उसे अपनी विरासत पे गर्व ही नहीं होता ना। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। आपके पास सिर्फ डी बचा कि वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। इसलिए ये कह रहा है कि लाइक अतीत के बंधनों से मुक्त किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा भौतिक यानी शरीर और आत्मा, तो शरीर भौतिक हो गया और आत्मा आपका क्या आध्यात्मिक हो गया। इस दोनों की यहाँ पे बात कर रहा है, एज इट इज यहाँ पे दिया गया तो मेंशन है, मैं कह सकता हूँ आंसर आपका ये चला जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया ये फिर। ओहो, बड़े बड़े पैसे आने शुरू हो गए क्या ये भाई। पढ़ने में बहुत एकदम पूरी आत्मा ले लेते हैं ना ये, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। चलिए फिर, ऑप्शन है क्या हमारे पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, करते हैं फिर। हम शिक्षा की सार्वभौम पहुंच प्रदान करने की मात्र बात करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराना एक आवश्यक पूर्व पूर्व अपेक्षा तो है, किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाए और सीखने की प्रक्रिया में भाग ले, यह पर्याप्त है। संभव है कि विद्यालय हो किंतु बच्चे न जाएं या कुछ महीने बाद विद्यालय छोड़ दें। विद्यालय और सामाजिक सुव्यवस्था सोशल मैपिंग के द्वारा हमें व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अवश्य भाषाई और शैक्षिक मुद्दों को तथा उन कारकों को जो कमजोर वर्ग और सुविधा वंचित लोग समूहों के बच्चों को, लड़कियों को भी नियमित विद्यालय जाने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकते हैं, सुलझाना चाहिए। हमारा ध्यान निर्धनतम और सबसे असुरक्षित वर्ग पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि ये सर्वाधिक अशक्त है और इन्हीं को अपनी शिक्षा के अधिकारों का अतिक्रमण होने, अधिक वंचित होने का सबसे ज्यादा वल्नरेबल लाइक ये है, तो जोखिम इनको ज्यादा रहता है। शिक्षा का अधिकार दायरा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से कहीं आगे तक का है और इसमें सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है, ठीक बात है। और गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। देन यदि शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता का अभाव है तो बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, और बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अधिकथित करता है कि पाठ्यक्रम में कार्यकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम पर यह बाध्यता आती है कि बच्चों को विद्या के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखने का नजरिया बदल जाए और परीक्षाओं के आधार के रूप में पाठ्य पुस्तकों की के उपयोग की परिपाटी से आगे बढ़ा जाए। शिक्षण और शिक्षा ग्रहण प्रणाली को तनाव मुक्त होना चाहिए और शिक्षार्थी अनुकूल अधिगम प्रणाली की व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम सुधार का व्यापक कार्यक्रम किया जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी संभावना यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो। शिक्षक उत्तरदायित्व प्रणाली और प्रक्रियाओं से अवश्य ही सुनिश्चित होगा, अवश्य लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना कि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षार्थी अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों की पुनरीक्षापरीक्षा कर उन्हें इस रूप में पुनः विकल्पित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि बच्चे विद्यालय और ट्यूशन केंद्रों के बीच में संघर्ष करते करते अपने बचपन से वंचित रह जाने से बाध्य ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे बचपन की जो इम्पोर्टेंस है उसकी भी बात की गई है। आगे बात करें तो कह रहा है कि इस परिच्छेद के अनुसार इनमें से किसका या किनका शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि महत्व है, महत्व पूछा है। तो सभी माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजा जाना, विद्यालय में प्राप्त भौतिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था होना और शिक्षार्थी अनुकूल शिक्षा प्रणाली विकसित करने में पाठ्यक्रम सुधार। तो यहाँ पे ये वाली लाइन है कि सुनिश्चित क्या होना चाहिए कि लाइक जो शिक्षार्थी अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों की पुनर्परीक्षा कर होने से पुनः विकल्पित किया जाना चाहिए। तो लाइक इसकी कहीं पे बात नहीं की गई है। और इसके साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि विद्यालय और ट्यूशन केंद्रों के बीच संघर्ष करते समय बचपन से भी वंचित ना रहे, तो इनकी सबकी बात की गई है। सर्वोपरि किसके महत्व की बात की है, तो महत्व ये वाला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, ठीक है। सभी माता पिताओं को ऐसा कुछ यहाँ पे नोट मेंशन एज इट इज नहीं लिखा, कि बात सही है, पॉजिटिव दिख रही है, बट पर्याप्त भौतिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था जितना मुझे समझ में आ रहा है, शायद भौतिक संरचना की तो इस पूरे पैसेज में कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम की इर्द गिर्द ही बातें घूम रही है, तो इन सब की तो बात ही नहीं की गई कि बच्चों को विद्यालय भेजा जाना या बौद्धिक आधारभूत संरचना, ये पूरे पैसेज में कहीं लिखा नहीं गया है। तो नोट मेंशन है, जब आप जैसे ही गलत करोगे इसमें, क्योंकि ये एज इट इज लाइन हमारे यहाँ पे दी गई है, तीसरी लाइन, और इस तरह से ये यहाँ पे से इंटरलिंक होकर के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्वाधारणाएं बनाई गई है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया की गारंटी के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व होने की गारंटी देता है। तो ठीक बात है, ठीक बात है, ये तो सही है। और शिक्षा का अधिकार विद्यालय में बच्चों के 100% नामांकन होने की गारंटी देता है, ये चीज नोट मेंशन है, ठीक है, एज इट इज ऐसे नहीं लिखी गई है। शिक्षा के अधिकार का आशय जनांग की जो डेमोग्राफिक लाभांश का पूरा लाभ उठाने का है। डेमोग्राफिक जो लाइक जो लाभांश इसकी बात की गई है वो कहीं भी पूरे पैसेज में नोट मेंशन है, इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर है तो कौन सी वेद है, तो इसमें 3 नंबर वेद नहीं है, तो 3 नंबर जैसे ही काटोगे, क्योंकि डेमोग्राफ अगर आपको दूसरा भी नहीं पता है ना कि ये 100% गारंटी देता है कि नहीं देता है, तो अगर तो भी आपका क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट है वो उसके गलत होने की वजह से कि डेमोग्राफिक लाइक जो प्रॉफिट रहता है उसकी यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस परिच्छेद के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु इनमें से कौन सा एक निर्णायक है। अगर निर्णायक होने की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो क्या कार्यकलाप और खोज के माध्यम से इन इनकलकेटिंग लर्निंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करना, और विद्यालय में बच्चों के शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, ठीक है। तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु इनमें से कौन सा एक निर्णायक है। तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो अगर यहाँ से हम बात की जाए तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, खोज खोज के माध्यम इन्वेंशन वगैरह करना चाहिए, वो पाठ्य पुस्तकों के उपयोग की परिपाठी से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। शिक्षा शिक्षा ग्रहण प्रणाली को तनाव मुक्त होना ही चाहिए, और लर्निंग का यहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए, पाठ्यक्रम सुधार का व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, अधिक संगत और सशक्तिकरण हो, शिक्षक उत्तरदायित्व है, और प्रणालियां और प्रक्रिया में सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो पूरे पैसेज में जहां पर बात की जाए कि उन्हें आर्थिक शिक्षा यानी कि पैसा देकर के लाइक पैसा देकर उनकी लाइक सहयोग करना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो ये तो नोट मेंशन है, गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक निर्णायक कौन सा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, नियमित सुनिश्चित करना उपस्थिति उनकी, ऑब्वियस सी बात है ना कि ये चीज की गारंटी तो नहीं दे रहा ना यहाँ पे। दूसरा, पूरे पैसेज में उपस्थिति की इन्होंने बात ही नहीं की गई है, नोट मेंशन है, ना शिक्षक की उपस्थिति की बात की है ना लाइक बच्चों के, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना और कार्यकलाप और खोज के माध्यम के लिए, तो हमने बीच में से पढ़ा है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लाइक अधिगम प्रणाली व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम सुधार होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, अन्वेषण और खोज, यहाँ पे इन सब की जो बात हो रही है ना प्रावधान होना चाहिए। लास्ट जो पैसेज है हमारा इसी की बात कर रहा है एज इट इज। और मैंने कल भी आपको कहा था कि थोड़ा सा एक शानदार सा आपको वर्ड देखने को मिलेगा, अगर ऊपर दिए गए गिवन वर्ड यहाँ पे जैसे कि कार्यकलाप गिवन है, खोज का माध्यम गिवन है, के साथ एक ठीक ठाक सा प्यारा सा अंग्रेजी का वर्ड दिया गया है, वो सबसे सकारात्मक वर्ड वही जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, ज्यादा उसमें लाइक डीप में नहीं जाने वाली चीज है। पूछ रहा है कि सारभूत संदेश क्या है, तो अब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, गलत है। शिक्षा का अधिकार समाज के निर्धन वर्ग और दुर्बल वर्ग के बच्चों को विद्यालय जाने में समर्थ बनाता है। ऐसा भी एज इट इज कहीं भी नहीं लिखा गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में ये वर्ड तो दिया गया है, अधिकार में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो यहाँ पे की गई, ये वाला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। सरकार को माता पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो संदेश है, संदेश मैसेज होगा, मैसेज यही है हमारा सबसे अच्छा, कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है उसे शामिल करना चाहिए। तो मोर पॉजिटिव, मोर डाइवर्सिफाई, मोर डायमेंशन वाला जो स्टेटमेंट होगा आप उसको सही करना है, और आप इसको सही करके आओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, फिर पैसे, अच्छा ये थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है ना कि लाइक पहले तो लगातार पैसेज आ रहे थे, फिर रीजनिंग, फिर पैसेज, यहाँ पे बीच में भी पैसेज है, फिर रीजनिंग में मैथ है। ये ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके, और ये वाले तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ये तो फ्री के नंबर है आपके। कराऊंगा नहीं। हम्म। कई सोच रहे हो कि करवाऊंगा, नहीं, करवाने वाला नहीं हूँ भाई। 27वें क्वेश्चन को देखिए कि मरुवन यानी डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण किसी परितंत्र की जैव उत्पादकता के ह्रास की उस प्रक्रिया की व्याख्या करने का शब्द है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता की संपूर्ण हानि हो जाती है। ठीक है भाई, ऐसा होता होगा। यद्यपि यह घटना प्राय शुष्क, अर्ध शुष्क और अल्प आर्द्र परितंत्रों से जुड़ी हुई है, तथापि अर्ध उष्ण कटिबंधियों में भी इसका प्रभाव अत्यंत नाटकीय रूप में हो सकता है।
मानव प्रभावित स्थलीय परितंत्रों का जो दरिद्रण यानी इम्पो अच्छा इम्पोवरिशमेंट, ठीक है, विविध रूपों में दिख सकता है। त्वरित अपरदन जैसा कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में है। भूमि का लवणीय भवन जैसा कि देश के अर्ध शुष्क और शुष्क हरित क्रांति क्षेत्रों में, उदाहरणार्थ हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और स्थलीय गुणवत्ता ह्रास जो कि विश्व के सभी मैदानों पर वनस्पति आच्छादन के व्यापक ह्रास और धान और गेहूं की एक रस एक धान्य कृषि के कारण होने वाली एक आम घटना है। वनोन्मूलन का एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान में प्रतिकूल परिवर्तनों और संबंधित मृदा और पोषक की हानियों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिंक बैठा दिया। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम निरपवाद रूप से अपरदनकारी हानियों के माध्यम से होने वाले स्थल अवक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपरदन उच्चतम स्तर पर है। उष्णकटिबंधों पर पहले से ही इसकी उच्च दरें वन उन्मूलन के और वनों के नष्ट हो जाने के कारण उपरांत किए जाने वाले बेमेल भूमि प्रबंधन प्रणालियों के कारण चिंताजनक दर से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में नदी तंत्रों गंगा और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से, पर्वत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पर्वतीय मृदा का कम होता जा रहा आर्द्रता धारण, इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में अंतर्भूमि झरने और अपेक्षाकृत छोटी नदियों के सूखते जाने का श्रेय वन क्षालन में आए उग्र परिवर्तन को ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि जिस तरीके से जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है, उसके कारणों पे बात की जा रही है। एक अप्रत्यक्ष परिणाम जल के माध्यम से होने वाली उच्च भूमि निम्न भूमि की अनन्य क्रिया में आया उग्र बदलाव। ठीक है, असम के चाय रोपण करने वालों की तात्कालिक चिंता ब्रह्मपुत्र के कछारों के साथ आने वाले बारंबार पलावन के कारण चाय बागानों को होने वाली क्षति के बारे में है। चाय बागान की क्षति और परिणाम स्वरूप होने वाली चाय उत्पादकता की हानि नदी तंत्र के बदलते मार्ग, सिल्टेशन के कारण नदी तल के बढ़ते जल स्तर के कारण है। स्थल मरुभवन के अंतिम परिणाम लाइक मृदा निम्नीकरण, उपलब्ध जन और उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय के आर्थिक कल्याण के लिए खाद्य, चारा और इष्ट ईंधन ईंधन काष्ठ उत्पादन में होने वाला रास्ता, तो कमियां वगैरह गिनाई गई है। तो लाइक अगर अपन सीधा क्वेश्चन पर आए, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज हो गया, तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि अपन को क्या है कि अभी पूरा पूरा तो ये समझ में आ गया कि जो डेजर्टिफिकेशन है, जो मरुभवन है, जो मरुस्थलीकरण, उसकी वजह से किस किस तरह की कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रभाव आए हैं, आ सकते हैं। तो वन आच्छादन के आय ह्रास के परिणाम क्या है, तो ऊपरी मृदा की हानि हो रही है क्या इसमें, ठीक है, तो लिखा था ऊपरी मृदा। छोटी नदियों की हानि भी लिखा है, कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल भूमिजल की हानि हुई है, तो इसमें सारा ही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 में सी हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें एज इट इज मेंशन है। फिर सही इन्फेरेंस की अगर बात की जाए तो वन उन्मूलन के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, ऐसी संभावना जता रही है, तो बिल्कुल संभावना जता रहा था ऊपर। भूमि का लवणीय भवन केवल मानवीय क्रियाकलापों से हो रहा था, नहीं, ऐसा ये नोट मेंशन है, प्लस एक्सट्रीम है, और भी रीजन बताए गए हैं पूरे स्टेटमेंट में यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद में 2 नंबर आपका गलत है, 2 नंबर गलत है। 1 नंबर अभी अपने होल्ड किए, कौन सा सही, कोई भी सही नहीं है, कह रहा है मैदानों में गहन एक दन्य कृषि प्रथा उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में मरुभवन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये 3 देशों के साथ इस तरह तो इन्होंने लिखा ही है ना, ये भी नोट मेंशन है पर्टिकुलर, लाइक जो यहाँ पे दिए गए इन्होंने महाद्वीप और इन सब के नाम के साथ, तो ये नोट मेंशन है, इस तरह से केवल एक इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इजी। तो जो चीज गिवन है, जो चीज मेंशन है, उसको एज इट इज देखना है, फिर आगे आपको बढ़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मरु भवन के संदर्भ में अगर बात करें तो पूर्व धारणाएं बनाई गई है, मरु भवन केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक घटना है, केवल उष्ण कटिबंधीय गलत है, बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे अलग अलग चीज लिखी थी। तो 1 नंबर सही नहीं है, 2 नंबर भी सही नहीं है, वेद पूछा है यानी सही कौन सी है। बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट की, ये तो आएगा ही आएगा ना, ये तो कुछ नहीं है भाई, ये भी क्लोज है, कोई भी इसमें यहाँ पे सही नहीं है, ऐसी इसने बात में नहीं की पूरे पैसेज में। ठीक है, अब बड़े बड़े पैसेज मत दिया करो यूपीएससी, दिल से बुरा लगता है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक, लाइक चलो ग्रीन ग्रीन लाइट वो कलर यूज करते हैं, ग्रीनरी की बात ज्यादा हो रही है आज तो। वानिकी और मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो ऐसी फसल किस्मों की आवश्यकता है जो सूखा, गर्मी और बढ़ी हुई CO2 के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करें। लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र को किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एकरूप किस्मों का समर्थन करती है, न कि उन किस्मों का जो अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्र अथवा शुष्क दशाओं में सतत उच्च उत्पादन देने में समर्थ है। वर्तमान फसल नस्लों और उस
उसके वन्य संबंधियों के आनुवांशिक संसाधनों की अपेक्षाकृत व्यापक निकायों को संरक्षित करने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत अक्षुण्ण परितंत्रों जैसे कि वनारोपित और जलग्रहण क्षेत्र, मैंग्रोव आर्द्र भूमियों जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोक सकते हैं। बदलती बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत ये परितंत्र स्वयं प्रकट संकट में है और और प्रबंधन उपागमों यानी जो मैनेजमेंट अप्रोच है उसको अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय और अनुकूली बनाना होगा। प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच में संयोजन जैसे कि प्रवासन गलियारों की आवश्यकता जातियों की गतिशीलता शुक्र बनाने के लिए होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने कहा कि ये वो करो तो उससे क्या जलवायु परिवर्तन कम हो। ठीक है, अब आगे अपना ऑप्शन देखते हैं। अगर यहाँ अगर ऑप्शंस की अगर बात की जाए डियर फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक जलों का संरक्षण जो कि अपने आप में एक गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, दिया गया है तो ये सही है। अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण करना, तो यहाँ पर भी बात की गई है जीन पूल की यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी गिवन है, तो 2 नंबर भी सही है आपका, जिसमें 2 नहीं है सबसे पहले उसको काटो। विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धति और प्रवासन गलियारों, तो प्रवासन गलियारों की भी यहाँ पे बात की गई है, परंतु यहाँ पे विद्यमान जो फसल पद्धति है उनकी बात नहीं की गई है कि वो जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायक होंगी, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि लाइक आपका जो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। 3 नंबर जैसे ही आप सही गलत करोगे आपका 1, 2 और 3 भी सही आ जाएगा। तो आप जैसे ही एक स्टेटमेंट के पास भी अगर पूछते हो तब भी एक संभावना बन जाती है कि आप सही कर सकते हो किसी भी पैसेज पे। ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 31 की अगर बात की जाए तो पूर्व धारणाएं बनाई गई है और उसमें पूछा कौन सी वेद है, तो जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में काम कर सकता, लास्ट में ये तो कहा गया था, तो ठीक है स्टेटमेंट। और एक धन्य फसल पत्ती को अपनाने में पादप के स्मरण ने वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, ये वाली बात सही है, एज इट इज बात है। तो ये ऐसे तो चिंता जताई ही थी इन्होंने, ठीक है, तो इस तरह से ये वाला यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की थी एक रूप वाली किस्मों का समर्थन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिर आपका जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है गिवन। अब आओ आगे। आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन की और इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। एक मिनट रुकिए, मजा नहीं यार, बात करते हैं। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफायती प्रकार की हो तो बहुत अधिक संभावनाएं बनती है कि उस दृष्टिकोण की तुलना में जो पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखते हैं, हमें चमक दमक के आकर्षण से परे जाना चाहिए, किंतु ये समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करता है। सर्वाधिक निर्णायक तार्किक निष्कर्ष इसमें से कौन सा है? पृथ्वी मानव की खाद्य वस्त्र और आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। पहली बात एक्सट्रीम, दूसरी बात नॉट मेंशन है, तो इसको तो गलत करो। देन अगर बात की जाए आगे, तो पर्यावरणीय जोखिम का सामना करने के लिए एकमेव मार्गदर्शन को सीमित करना, नोट मेंशन, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने, गलत करो। केवल जैव तंत्र का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है, नोट मेंशन, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट ने कहीं भी नहीं दिया कि केवल ऐसा करने से ही ऐसा होगा। बट तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसके लिए हमें उपभोक्ता वाद को कम करना ही अपने आप में हित में है। ठीक है, यहाँ ये उपभोक्तावाद को कम करने की बात कर रहा है, लाइक शॉपिंग मॉल्स की, लाइक ऐसा जो वर्ड यूज किया ना कि पृथ्वी को एक विशाल शॉपिंग मॉल के रूप में देखता है, मतलब कि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां से आपको ढेर सारा सामान मिलेगा और आप उसको खरीदोगे। सामान कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। तो इस तरह से मैंने क्या कहा था कि थोड़ा टेढ़ा सा मामला मिलेगा आपको, डीप में जाकर के सोचना पड़ेगा, तो यहाँ से ये जो लाइन बन जाती है इसकी सही। ठीक है, फिर आइए आगे। कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है, कैसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। यह सिद्धांत मिथ्या है कि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य ही सिखाई जा सकती है। यह खोज युद्ध के समय में की गई है और इस प्राप्त परिणाम प्रशिक्षकों को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। बाएं जाने और दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है कि किसी भी तरफ जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। किसी भी दिशा का लाइक एक दृढ़ चुनाव कर ले और उसमें सही होने का तब भी संयोग हो सकता है जब कुछ न करना लगभग निश्चित तौर पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो बोला है कि नेतृत्व जो लीडरशिप है ना वो जन्मजात आती है या फिर होगी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बाद में सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परिच्छेद का लेखक मत क्या इसकी बात कर रहा है, तो नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो लिखा है कि ठीक है युद्ध वगैरह में क्या होता है कि यह खोज युद्ध के समय में की गई है, और पर ये कह रहा है कि लीडरशिप को युद्ध के समय सिखाया जा सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे पहली लाइन कह रहा है कि ऐसा गुण है तो जन्म से होता है, बिल्कुल नहीं होगा ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है।
नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है। ठीक है, अब जो सिखाने वाली बात है ना यहाँ पे, सिखाने वाली बात इन्होंने लास्ट में इन्होंने ये डाल दी कि लाइक शिक्षकों को आश्चर्य में डाल सकते हैं, जब डिसीजन लेने की बात आएगी तो हम दृढ़ चुनाव कर ले कि हमें किस तरफ जाना किस तरफ नहीं जाना। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर है। फिर अगर एक बार अपन तीसरे स्टेटमेंट को देखें कि प्रशिक्षण की परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई गिवन मुझे तो दिखाने की ऐसा लाइक कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, तो ये नोट मेंशन है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा गया यहाँ पे कि कठिन परिश्रम और उन सब की बात नहीं की गई। प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं और नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है और साथ ही सिखाया भी जा सकता है। तो लेखक का मत क्या है? तो अर्जित यहाँ पे लिखा है कि यह सिद्धांत झूठ है कि नेतृत्व की कला को अर्जित की जा सकती है, अवश्य और अवश्य सिखाई जा सकती है। तो अगर अपन लास्ट में देखें तो सैनिकों को समझ में आता है कि किसी तबियत में लास्ट में कह रहा है ना कि कुछ न करने अपने आप में निश्चित तौर पे गलत है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली डिसीजन लेने की बात कर रहा है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर है कि यहाँ ये लर्निंग की बात कर रहा है कि आप लाइक जब युद्ध भूमि में होते हो या आपके सामने एक ऐसी लाइक फॉर बीइंग ए सोल्जर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अंतहीन चर्चा करने से बेहतर है कि मैं कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लूँ और उस पर आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो वो वहां जो लर्निंग है ना ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, वहां पर आपका कोई लीडर होगा तो भी ऐसा बात है, उसे भी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि पहले जो शुरू किया है वो ये कह रही है कि अर्जित भी किया जा सकता है और साथ में सिखाया भी जा सकता है, तो दोनों चीजें यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होगा, बी जो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये लाइक मर्म या क्रक्स वाला जो उस तरह का यहाँ पे पैसेज है, बट प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग अब कितने कम लोग कितने ज्यादा लोग ये चीज तो गिवन नहीं है ना, नोट मेंशन है। अब वही वाली बात है, ये भी बुरा ये भी बुरा है, कम बुरा कौन है, आपको वो वाला डिसीजन लेना है यहाँ पे। तो भले ही आपको यहाँ पे सारे लाइक ऑप्शंस में दिखेगा कि यार एज इट इज मेंशन तो कोई सा भी नहीं है, बट आपको देखना है कि किसमें डायमेंशन ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज है फिर क्या। ठीक है, केवल यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज सकता तो इसमें भी लिखा कैन, कैन ये कर सकता है कैन वो कर सकता है ना, तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट जो बी है वो सही हो जाएगा। ओके, ऐसे पैसेज आते हैं यूपीएससी में, टफ टाइप के आएंगे, बट घबराना नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, ये फ्री के नंबर यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं, आपने अगर जैसे ही यहाँ पे सही से ये बना लिया ना, 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 2.5 का एक क्वेश्चन होता है, सीधे सीधे 5 का देख लो कितने, 5 × 5 = 50, 125, 12.5 नंबर आ जाएंगे। 27 क्वेश्चन तो सही करने हैं आपको, 66 नंबर लेके ले गया ने, सोचो। जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्यवाहियों में अंततः लागत अंतर्निहित होती है और भारत जैसे देशों के लिए अभी अनुकूलन एवं प्रशमन योजनाओं और परियोजनाओं को अभिकल्पित और कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप में अहम है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जो कि जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक मार झेलने में एक होगा, वित्तीय विकास की इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर है। अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन के वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं और अपने प्रयास के सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक और एकीकृत रूप से इसका प्रयोग कर इसका निवारण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पहला अगर स्टेटमेंट पढ़े तो क्या लिखा गया है, पूर्व धारणाएं पूछी है कि तो जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती है, पूरे पैसेज में विकसित विकासशील देश कहीं भी नहीं लिखा गया, तो नोट मेंशन करो इसको। सॉरी, विकासशील देश लिखा गया, विकसित देश नहीं लिखा गया, इनडायरेक्टली भी नहीं कहीं लिखा गया। तो 1 नंबर को आप जैसे ही गलत करोगे, 3 नंबर आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा कि वित्तीय तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकासशील देश अपना अनुकूलन क्षमता बढ़ा सके। तो यहाँ पे शुरू में इन सभी चीजों की बात की गई, यहाँ पे प्रयास कर रहा है, ये सब जो चीजें हैं इसी लाइन की बात कर रही है। अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा और विकास का मुद्दा भी है। तो ये वाली बात तो सही है, डेवलपमेंट का तो मुद्दा है ही निश्चित ही, लाइक वे अधिक संसाधनों को एकीकृत तरीके से निर्माण प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वित्त पोषण के लिए अहम है और वित्तीय विकास और इन सब की यहाँ पे बात हो रही है। तो ठीक है, ये आर्थिक और लाइक सॉरी ये नीतिगत मुद्दा भी है और एक जटिल मुद्दा भी है। ठीक है, नीतिगत मुद्दा इसलिए यहाँ पे देखो सभी कार्यवाहियों के अंततः लाइक इसमें अंततः एक कोई लागत है वो कोस्ट इसमें एक पर्टिकुलर ऐड होगी उसमें। फिर योजनाओं की परियोजनाओं की बात हो रही है, तो नीतिगत मामलों से जुड़ी होती है योजनाएं परियोजनाएं। ठीक है, मैं एक बार इसको रफ करके सारा सारा आपको बताता हूँ कैसे इसको मेंशन किया गया है। योजना परियोजना केंद्र सरकार भारत सरकार की जैसे, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, तो ये नीतिगत मुद्दे हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि वित्तीय विकास है और इन सब की बात कर रहा है जो कि लाइक विकास का भी एक मुद्दा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये वाला जो स्टेटमेंट आपका मोर डाइवर्सिफाइड तरीके से सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ये चुनौती नहीं है विकासशील देशों के लिए क्योंकि मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 3 आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, गिवन जो चीजें थी अपन ने उनको किया, हमारा आंसर आ गया। भारत में जैव मात्रा तथा कोयले में खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है तथा निर्धन समुदायों की स्त्रियां और बच्चे सर्वाधिक जोखिम का सामना करते हैं। प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक सामना करते हैं से अधिक असामयिक मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण जो कि वायु पकाने में प्रयुक्त एक प्रदूषक ईंधन से होता है के कारण होती है। ऐसे ईंधन से देश के बाह्य प्रदूषण के चलते 1.5 लाख लोग से ज्यादा मारे जाते हैं। और यद्यपि स्वच्छ खाना बनाने के लिए ईंधन जैसे कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस और बिजली का उपयोग करने वाली भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रदूषक एवं ठोस ईंधन को प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों में 70 करोड़ पर स्थिर है। ठीक है, एक डेटा गिवन और उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया है। तो ठीक है, अपन अब पढ़ते हैं अभी। तो लाइक पूछ रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषित ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। ग्रामीण जो जन है वो स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ रही जागरूकता के कारण जो प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ चिंता व्यक्त की गई है। ठीक है, तो नोट मेंशन है, इसको गलत करो आप लोग। देन अगर आगे बात करेंगे अपन, तो भारत में घर के अंदर के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। लाइक ये ऐसा, इसमें पहली बात तो आप ऐसा कर दोगे कि आर्थिक सहायता देकर के आप इस समस्या से निजात निजात पा लोगे। अकॉर्डिंग टू जो 8-10 जो लाइनें हैं, हम ये कह ही नहीं सकते कि आर्थिक सहायता के बेस पर ऐसा किया जा सकता है। हमें इस पैसे की बेस पे अपने को लाइक आंसर देना है, और ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है कि आर्थिक सहायता देकर के आप स्वच्छ ईंधन के उपयोग के माध्यम से आप समाधान कर सकते हो वायु प्रदूषण की समस्या का। नोट गिवन है, नोट मेंशन, गलत करो, इसे भी गलत करो। भारत को प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए और अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा गया प्राकृतिक गैस का आयात करो, ये करो वो करो ना, तो नोट मेंशन है, तो गलत करो इसको। निर्धन घरों में खाना पकाने की समस्या, खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। देखो, क्योंकि इसमें लिखा गया है ना पैसेज में, अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या कहा गया कि वायु प्रदूषण और प्रदूषक जो है ईंधन है वो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। ये स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये भी हार्मफुल है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अपन इनको अगर कम करेंगे तो वो स्वास्थ्य की लाइक वो स्वास्थ्य के लिए फिर ज्यादा बेटर रहेगा, लोग मरेंगे नहीं। तो एज इट इज यहाँ पे मेंशन है इस चीज को, लाइक इनडायरेक्टली ये मेंशन मेंशन यहाँ पे किया गया इसको। तो जहां भी थोड़ा सा भी आपको दिखे कि यहाँ पे संभावना बन रही है, आपको उसके साथ जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देना ये आगे। वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट, लेकिन सभी बड़ी चीजों के साथ ऐसा ही है, उन संकट के परे जिनके पास ये ज्ञान वर्तमान डराता है, वर्तमान को डराता है। एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त और भविष्य निरूपण विजन करता है, जो किसी और से नहीं हो सकता। विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? तो जो सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है। ये अकेला बड़ा संकट भी है। विश्व के सभी सुखी, विज्ञान के बिना सुखी विश्व जो कि संभव नहीं है, और सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान हो या न हो। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे एक्सट्रीम है, नहीं दिया गया है के बिना ये संभव नहीं, एक्सट्रीम है बट प्लस नॉट गिवन है। विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, ये भी गलत है। सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, ये यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे ये चीजें बार बार बता रहा था कि जो सुखी विश्व जो है वो क्या है कि विज्ञान का क्या है कि लाइक सपना है। ठीक है, तो इस तरह से केवल ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीजें बार बार लाइक मैं वही कह रहा हूँ कि चीजें गिवन नहीं है एज इट इज, ना इनडायरेक्टली गिवन है। जब गिवन नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा ब्रॉड आंसर है उसके साथ जाएं। आर्कटिक के पास जीवाश्म ईंधन, मत्स्य खनिजों के विपुल भंडार अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ है, लेकिन अंटार्कटिका जो कि कोल्ड वार के दौरान अंटार्कटिक संधि के कारण से शोषण से सुरक्षित है, किसी भी देश के द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दावों के अंतर्गत नहीं आता। के विपरीत आर्कटिक को औद्योगिकरण से सुरक्षित करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए ललायत है। हिमयुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावनाओं ने आर्कटिक तट वाले देशों
को पिघलते सागर के बड़े खंडों की छीना झपटी के लिए उत्साहित किया है। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? अगर बात करें यहाँ पर, तो भारतीय आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर पहुंच सकता है और उसके संसाधनों पर इसकी जो मुक्त पहुंच हो सकती है, ऐसा लिखा है इसने। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि भारत की फ्री लाइक बिल्कुल फ्रीली एकदम चला जाएगा वहां पर और फ्री एक्सेस उसको मिल जाएगा, नहीं, नोट मेंशन है। आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीतिक परिवर्तनों का कारण बनता है। आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की भारी कमी की भारी समस्या को सुलझाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, नोट मेंशन। बड़ी भारी जो समस्या है उसको सुलझाएगा नहीं। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है। आर्कटिक में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है। आर्कटिक में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है, ऐसी कहीं तुलना भाई की नहीं गई है मेरे ख्याल से। तो जितना मैं इसको पढ़ा हूँ आप लोगों के सामने, कहीं भी नहीं लिखा गया ना कि कोल्ड वार वगैरह की बात हुई है, शोषण से सुरक्षित है, अच्छे राज्य क्षेत्रीय दावों के अंतर्गत यह नहीं आता है, औद्योगिकीकरण के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे संसाधनों के लिए अधिक से अधिक लोग देश लालायित हैं, छीना झपटी के लिए उत्साहित किया। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि संसाधन कम है ज्यादा है। दूसरा जो है वो ठीक है, क्या है, भू राजनीतिक परिवर्तनों में परिवर्तनों का कारण बना। लास्ट की जो लाइनें हैं कि सभी देश इस पे लाइक राज्य क्षेत्रीय दावों वो चीजें है नहीं, तो लाइक छीना झपटी वाला जो व्यवस्था है वो यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब आओ आगे। कितना पैसेज होगा यार, अभी तो बहुत पैसेज है। डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, अनुसमर्थन किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते और अनुसंधान 6 के अनुच्छेद 6 के अनुसार केवल कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी और इसे सीमाओं के अधीन रखा गया है। न्यूनतम समर्थन से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक हो नहीं सकती है। विश्व भारत में पीडीएस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है और संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि के उत्पादन के मूल्य से 10% से अधिक बढ़ जाए। निर्णायक संदेश क्या देना चाहता है कि भारत को अपने पीडीएस को संशोधित करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। भारत को डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, ऐसा तो नोट मेंशन है भाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है, खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। टकराव की यहाँ पे बात की गई है कि यार एमएसपी को बंद कर दो, लाइक ये कर दो वो कर दो ना, तो ये वो वाली चीजें यहाँ पर है। और भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं लिखी गई। 3 नंबर स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और डब्ल्यूटीओ के उन समझौतों से बंधा जिसमें भारत समेत उसने हस्ताक्षर किया, तो obvious सी बात है कि फिर व्यापार संबंधी यहाँ पे चीजें हैं वो जो टेक्निकल चीज है वो यहाँ पे आएगी, तो इस तरह से सी इसमें सही हो जाएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी है जो यूरोप में 19वीं शताब्दी में विकसित हुई और बाद में विश्व में फैल गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। यह व्यवस्था औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी, जिसमें सीमित क्षमता वाले अनुपालनकर्ता श्रमिकों की लगातार पूर्ति की मांग थी। हमारे शिक्षण संस्थानों ऐसे कारखाने की तरह है जिनमें घंटियां होती है, वर्दियां होती है, शिक्षार्थियों के जत्थे तैयार किए जाते हैं। शिक्षार्थियों को जो ऐसे शिक्षार्थी जो अनुपालन के लिए ही बनाए जा रहे हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है। यह जटिल, अस्थिर और भूमंडलीय रूप से अंत संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। तो पूर्व धारणा इसमें से कौन सी वेद है? भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण तत्वतः विकासशील देश बना हुआ है। 54 में ये इसकी बात कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ ना कि विकासशील वर्ड तो यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हुआ पूरे पैसेज में कि शिक्षा ही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से लाइक विकासशील देश बना हुआ। तो 1 नंबर नहीं है तो उसको सबसे पहले गलत करो, 2 नंबर आपका सही हो गया, आप पे 2 पे सोचना ही नहीं है आपको। और आप तीसरे को देखो कि काफी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त काफी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं जहां जाते हैं क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणालियां उन समाजों का पूर्ण प्रतिबिंब है जिसमें वे कार्य करती है। तो एज इट इज आपने पूरा पैसेज अभी आप लोगों के सामने था, आपने पढ़ा इसको अच्छे से, तो आपको ये देखा ना कि काफी कुछ संख्या में लाइक विदेशों में जाते हैं ये सब वो सब। तो इस सब की बातें जितना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे तो इन सब की बात हो ही नहीं रही है। इट मीन्स की तो नोट मेंशन है, ऐसी 2 लाइनें 3 लाइनें या ऐसे कोई वर्ड तो यहाँ पे दिए गए ही नहीं है। इवन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद विकसित देश भी यूज नहीं किया गया यहाँ पे, या किसी भी तरह का यहाँ पे लाइक पलायन की भी बात नहीं की गई है। तो इस तरह से आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा, केवल बी जो है यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट आ जाएगा।
ओके। जो चीजें गिवन है आप उसके साथ जाओ, आपका आंसर जो डेफिनेटली आएगा। डाइटिंग की बात हो रही है, आजकल लोग बहुत डाइटिंग करते हैं, सबको जीरो फिगर चाहिए होता है, किसी को लाइक लड़कों को फिर सिक्स पैक चाहिए होता है। प्रचलन एक महामारी बन चुका है। हर कोई एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के तरीके की तलाश में है। हम अपनी संजातीयता, अनुवांशिकी, पारिवारिक इतिहास, लिंग, आयु, शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्थिति, अ, जीवन शैली और वरीयता के संदर्भ में भिन्न है। इस कारण से हम किस आहार को सहन कर सकते हैं या किस आहार के प्रति संवेदनशील है, इस मामले में भी भिन्न है। अतः हम वास्तव में अनेक जटिलताओं में कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकते। यह विश्व भर में मोटापे का नियंत्रण रखने में आहारों की विफलता को सुस्पष्ट करता है। जब तक विजन बढ़ने के कारणों की भलीभांति उनको कारणों को अगर भलीभांति नहीं समझा जाए और उन्हें दूर नहीं किया जाए, जब तक आंतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, और शायद कोई भी आहार, शायद आहार है शायद इसमें से फिर सफल होगा। तो ठीक है, चिंता जता रहा है डाइटिंग के ऊपर में। ठीक है, फिर बता भी रहा है कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा ऐसा हो सकता है। तार्किक इंटरफेरेंस, तो तर्क संगत कथन पूछ रहा है, वो निष्कर्ष पूछ रहा है इसमें। तो पहला कथन, मोटापा विश्व भर में एक वो बड़ी बीमारी बन गया है, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा गया, डाइटिंग की बात कर रहा है। मोटापे की इन्होंने बात ही नहीं की है। बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हुए हैं। मोटापा तत्वता एक असाध्य रोग है, नहीं भाई, डाइटिंग एक बड़ा रोग है ना, तो ये भी नहीं है। और ये बहुत से लोग शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हुए हैं, ये भी नोट मेंशन है। मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार या एक समाधान नहीं है। ठीक है, मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार या समाधान नहीं है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट की जो लाइन है वो इसी की तो बात कर रहा है। ठीक है, कि विश्व भर में मोटापे पर नियंत्रण रखने में डाइट की विफलता को सुस्पष्ट करता है। और जब तक वजन बढ़ने के कारणों को भली भांति से समझा नहीं जाएगा और दूर नहीं किया जाएगा, तब तक आदतों को सही तौर पर आप बदल नहीं सकते, और कोई आहार भी शायद सफल नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि आप ये खिला दोगे तो मोटापा इससे कम हो जाएगा, नहीं। स्थायी तौर पर तभी बदला जा सकता है जब उसके कारणों को भली भांति समझा जाए और उसे आदतों में अपनाया जाए। ठीक है, तो पुनः आहार अथवा समाधान है ही नहीं, सबसे लास्ट लाइन इसी की तो बात कर रहा है। इस तरह ही स्टेटमेंट जो अपना सही हो जाएगा। एक धान्य कृषि में बड़े जोखिम है भाई। ये कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों का समूल नाश कर सकता है, यह बेहतर संभावना है। यह है कि इसकी बढ़ती हुई अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% और अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। परिवर्तित होती जलवायु से ये जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा, मानसून में वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी, उत्तरी अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा, और फसल के रोग जो है नए परिमाणों तक विस्तारित हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये फिर वही है कि संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। और फिर पूछ रहा है कि सर्वाधिक लॉजिकल और इसके अलावा लाइक रैशनल और क्रूशियल मैसेज इसका क्या है। तो अगर 56 की अगर अपन बात करें, तो फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध एक बीमा है। बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय एक धन्य कृषि ही है। नोट मेंशन ऐसी एक धन्य कृषि, यहाँ पे कहीं भी ऐसी लाइक गारंटी नहीं दे रहा है ऊपर, नोट मेंशन है, गलत हो जाएगा। अधिक से अधिक अनुवांशिक तौर पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो फसलें वही केवल सन्निकट भविष्य में खाद्य आवश्यकताओं की कमी को वो क्या करेगी, जो खाद्य आवश्यकताओं जो कमी है उसको फुलफिल कर देगी। ठीक है, तो ये भी लाइक पूरे पैसेज में कहीं भी मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बात ही नहीं की गई, तो नॉट मेंशन है। जलवायु परिवर्तन और तदजनित खाद्य की कमी से एशिया और उत्तरी अमेरिका बुरी तरह से सबसे आक्रांत होंगे। आप उस लाइक इसमें देखो क्या लिखा गया है कि एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी, उत्तरी अमेरिका को भी अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा, और फसल के नए परिणाम इसमें विस्तारित हो जाएंगे। 56 में ऐसा लिखा गया है। और पूछ रहा है कि निर्णायक संदेश क्या है, मैसेज क्या है, तो ये तो परिणाम हो गया ना। देख करके परिणाम है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा। बट परिणाम तुम्हारा ये नहीं कि जो फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित करना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध है। अब देखो, यूपीएससी ने इसका आंसर ए माना है। ठीक है, तो लाइक इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो वही है कि सर्वाधिक एवं तार्किक और सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश है, तो बहुत डाइवर्सिफाई तरीके से पूछ लिया। तो सीधा सीधा गिवन नहीं है कि लाइक फिर मैं पूछ आपको होगा कि बीमा वर्ड नहीं दिया गया और आज तक बोले थे कि बीमा बीमा, जब ऐसा कुछ वर्ड अगर हो तभी सही होगा। ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं गया था, फिर भी आपने ये बोल रहे हो कि देखो कि ऐसे से आप पहला आंसर सही करे हो। तो देखो ये कह रहा है कि ना एक धान्य जो कृषि करने में बड़ा जोखिम है। मतलब एक धान्य कृषि अगर अपन करोगे तो कोई एक भी रोग होगा ना, तो पूरे विश्व में वही रोग फैलता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा फिर कि विश्व को खाद्य उत्पादन और फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा इसमें संकट आ जाएगा। ठीक है, और संभावना ये भी है कि 2050 तक 70% या और अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। ठीक है, और जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है,
जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे गर्म होगा मानसून में भी तेजी आएगी और एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी। उत्तरी अमेरिका को इससे सूखे का सामना करना पड़ेगा और फसल के रोग नए परिमाणों तक विस्तारित हो जाएंगे। ठीक है, तो फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित कर रखना जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रभाव के विरुद्ध बीमा है, यानी कि ये कोई अच्छी चीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे कह रहा है कि लाइक एक धान्य जो कृषि है वो इस चीज की गारंटी नहीं देता कि आपकी फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। बट आप अगर फसल अनुवांशिक विविधता को अगर आप संरक्षित रखोगे तो प्रभावों के विरुद्ध एक बीमा है। इन्होंने ये गारंटी नहीं दे रहा कि परमानेंट की ऐसा करने से बिल्कुल फूड सिक्योरिटी लाइक आपकी सिक्योर रहेगी, नहीं। ये कह रहा है कि जो फसल अनुवांशिक विविधता है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है, किस चीज के लिए, कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध। ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचना है तो जो फसल अनुवांशिक विविधता है उसको बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि फसलों में अनुवांशिक विविधता कब आएगी, जब आपके पास अलग अलग तरह की अगर आप खेती कर रहे हो। ठीक है, अलग अलग किस्मों की, अलग अलग वेरायटी की अगर आप बात करें। ठीक है, अलग अलग टाइप की किस्म की फसलों की बात करेंगे। एक दायने कृषि तो जोखिम ही बता दिया ना इन्होंने। डाइवर्सिफाई, विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है ना, कि अलग अलग तरह की चीजें। एक धनिया मतलब एक तरह की कृषि है ना। तो इस तरह से आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको पढ़ करके उन्होंने ये तार्किक तर्कसंगत इन्फेरेंस वगैरह पूछ लिया, तो ये उसके बेस पर ही है। तो इस तरह से इसमें अरे भाई साहब, जाते जाते फिर इन्होंने 3 दे दिए। बहुत मतलब मैं क्या ही बताऊं भाई, यूपीएससी इतना गेम प्ले करती है ना बच्चों के साथ। ठीक है, तो 80 नंबर को देखिए भाई सबसे। 80 क्या, इसको देख लेते हैं पहले। परिचय 2 को देख लेते हैं सबसे पहले। एक नर बाघ को पेंच बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, ये आपको होमवर्क से हटा करके पन्ना राष्ट्रीय पार्क में ले गए हैं। बाद में इस बाघ ने अपने घर की 250 मील लंबी दूरी तय की है। अकेले बाघ की यह यात्रा एक संकट पर प्रकाश डालती है। कई वन्य जीव अभयारण्य मानवता के विशाल सागर के बीच भंगुरावास के द्वीपों के रूप में विद्यमान है। फिर भी कोई बाघ शिकार जोड़े अपने क्षेत्र की तलाश में 100 मील के पास में घूम सकता है। भारत के लगभग एक तिहाई बाघ भाग्य अभयारण्य के बाहर रहते हैं। यह स्थिति मानव पशु दोनों के लिए संकटपूर्ण है, ठीक बात है। और बाघ और उसके शिकार तभी अलग अलग रह सकते हैं यदि अभयारण्यों के बीच भूमि के मान्य गलियारे हो, ताकि वे बिना छेड़छाड़ किया जा सके। तो तर्कसंगत यहाँ पे निर्णायक संदेश कौन सा हो सकता है 79 में। तो जो संरक्षित क्षेत्रों के बीच में सुरक्षित वन्य जीव गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों के आवश्यक पहलू है। ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, बाघ अभयारण्यों की स्थापना करे, ये वो करे, इसकी बात नहीं की गई है। व्यावसायिक प्रोफेशनल प्रबंधन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता, ये भी कोई मेंशन नहीं है। लाइक सबसे सकारात्मक स्टेटमेंट हमारा यही है कि आवश्यक पहलू है, इस पर ध्यान देने वाली बात है, तो उसमें सही हो जाएगा इस तरह से। परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं कौन कौन सी है, तो एक संरक्षित क्षेत्र से अधिक दूसरे से संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्य जीवों के संरक्षण करने की प्रणति प्राय सफल नहीं होती है, ऐसी यहाँ पे बात कर रहा है। सही बात भी है। और फिर कह रहा है कि भारत में वन बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून नहीं है। कानून वानून की कई बात नहीं की, ये देखते इसको गलत कर दो। तो इसमें आपका जो केवल एक है वो सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि वेद कौन सा है, क्योंकि कानून की प्रोफेशन में कई बातें नहीं की, नोट मेंशन है। उदाहरण के लिए इसके संरक्षण के प्रयास असफल हो गए, जिसके कारण बाघ क्षेत्रों से बाहर रहने पर ये बाध्य हो गए। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट ऐसे किसी कानून की बात नहीं की गई है। तो इस तरह से इसमें आपको क्या होगा कि जो स्टेटमेंट केवल एक है वो सही हो जाएगा। सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए, जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोचनीय दशाओं में छोटी छोटी डेयरियों में ठूसा जाता है। इस प्रकार के प्रचलनों के परिणाम स्वरूप विश्व के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो देशांतरगामी महामारी है वो खड़ी हुई है। जैसे कि एवियन फ्लू हो गया है। तो विश्व में पशुधन पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूर और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहाँ पशु अपने लघु जीवन, कृत्रिम प्रकाश, प्रतिजैविक और वृद्धि हार्मोन के ठस इस्तेमाल के ये वध होने के दिन तक व्यतीत करते हैं। मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है। मांस के लिए प्रत्येक किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। और 1 किलो धान के लिए जहाँ 3400 लीटर, 1 किलो अंडे के लिए 3300 लीटर और 1 किलो आलू के लिए 255 लीटर जल की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश पूछ रहा है इसमें से कौन सा है 78 में। तो अगर इसमें सबसे डी से अगर पढ़ना शुरू करें, तो मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है और इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है। जब इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है, औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन अवांछनीय है और इस पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। ऐसी कोई रोक लगाने की बात नहीं कर, नोट पेंशन है।
मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के प्रति क्रूरता और विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन है, तो ऐसी तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा। पशुधन का जो पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूरतम दशाओं में किया जा रहा है, बट कानूनों का उल्लंघन ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, तो नोट मेंशन है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग से बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन किया करना सस्ता होता है और ये गरीब देशों को प्रोटीन पोषण के लिए उपयुक्त है। तो गरीब देशों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ऐसा भी कोई मेंशन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या कि जो सबसे लास्ट वाला आंसर है वो बच गया, वो बहुत डाइवर्सिफाई आंसर है। लाइक मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत जो है आधारणीय होती है, बिल्कुल सही बात है, आधारणीय होती है, यहीं पे ये तो बता रहा है। आधारणीय का मतलब होगा कि लाइक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उससे ये संधारणीयता इससे वर्ड जुड़ा है, और धारणीय का ये मतलब ये होता है कि लाइक सभी के लिए संसाधनों का बढ़िया तरीके से यूज, सबको बराबर मिले, बट और जिसमें संसाधनों का लिमिट मात्रा में और बेहतर तरीके से यूज हो। यहाँ पे आप क्या है कि प्रति किलो के लिए 15,000 लीटर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे धारणीयता की बात हो रही है। तो इस तरह से जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे एंटर लेकर, और डी स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2018 का पेपर भी आज कंप्लीट करवा दिया गया है बाय मी। अच्छे से करो, वो जो जो चीजें बताई गई है उसको ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।